हाय एवरीबॉडी। सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th-12th की टेक्स्ट बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का यह चैप्टर बीए इंग्लिश ऑनर्स, पीजी या नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इस चैप्टर में इंग्लिश ड्रामा का कैसे उदय हुआ और 20th सेंचुरी तक इंग्लिश ड्रामा में कौन कौन से ड्रामाटिस्ट आए उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वर्ड ड्रामा जो है वह ग्रीक शब्द से आता है, मीनिंग थिंग्स डन, जिसका अर्थ होता है कार्य हो गया है, जिसका अर्थ होता है कि बातें पूरी हो गई है। ठीक है, तो यह लाइन जो आपको दिया गया है यह एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है कि इंग्लिश ड्रामा में ड्रामा जो शब्द है वह किस वर्ड से बना हुआ है। तो याद रखना है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एंड द थिंग्स इट डज, और वस्तुएं या बातें यह करता है, एज विद एक्टिंग, नहीं एक्टिंग के साथ, क्रिएट अ वर्ल्ड अपार्ट, और यह पूरे संसार को बनाता है, अ वर्ल्ड मॉडल्ड ऑन अस, और एक संसार हम लोगों पर तैयार किया गया है। द टू वर्ड्स, दो शब्द, ड्रामा एंड प्ले, दो शब्द ड्रामा और प्ले आर सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब पर्यायवाची है, दोनों नहीं एक दूसरे के पर्यायवाची है। बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में, द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले। नहीं, लेकिन हमारे देश में ड्रामा जो शब्द है वह प्ले शब्द से ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ड्रामा इज नॉट सोनली अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा पूरी तरह से साहित्य का एक रूप नहीं है। नहीं, यहाँ सोनली का मतलब कंप्लीटली। इट इज एट वंस लिटरेरी आर्ट एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। यह क्या है? यह एक साहित्यिक कला और प्रस्तुतिकरण की कला है। नहीं, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट हम लोग जो प्रस्तुत करते हैं वह कला है। एज लिटरेरी आर्ट प्ले इज मेड ऑफ वर्ड्स, जैसा कि साहित्यिक कला वाले नाटक शब्दों से बने होते हैं। नहीं, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या है जिनसे ड्रामा तैयार किया जाता है। तो कोई भी ड्रामा जब तैयार किया जाता है तो उसमें प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, साजिश। दूसरा, उसको प्लॉट को जो कैरेक्टराइज्ड करते हैं उन्हें हम कैरेक्टर्स कहते हैं, तो पात्र। और उनमें जो पात्र कुछ कहता है, नहीं, उसे डायलॉग कहा जाता है, संवाद। और इस संवाद को करने में गेस्चर्स, हाव भाव, क्षणिक इफेक्ट्स, नहीं, दृश्य प्रभाव, म्यूजिक, सॉलिक्यू का मतलब होता है मोनोलॉग, टॉक टू वन सेल्फ, यह स्वयं से बातचीत करना, या हम लोग स्वागत भाषण भी कह सकते हैं। तो यह सभी चीजें जो हैं वह किसी भी ड्रामा के लिए जरूरी होता है। नहीं, कोई भी ड्रामा के को अगर रिप्रेजेंट करना है, नहीं ड्रामा को लिखना है, तो उसमें इन सभी चीजों का होना नहीं निश्चित है। The functions of drama or of literary elements in drama will vary. नहीं, यहाँ कह रहा है कि the functions of words, शब्दों का या साहित्यिक अवयवों का कार्य ड्रामा में will vary, भिन्न होगा। In some plays, कुछ नाटकों में,
द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, नहीं, एक्टर्स मीन्स पात्रों का प्रथम महत्व होता है। एंड द वर्ड्स प्ले अ नेग्लिजिबल पार्ट, और जो उनमें शब्द होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उनका नाटक में नगण्य भाग होता है। इन सम प्लेस, कुछ अन्य नाटकों में, द वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, शब्दों का प्राथमिक महत्व होता है। एज इन सम ऑफ जीबी शॉज प्लेस, जैसा कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के कुछ नाटकों में। द वर्ड्स यूज्ड इन अ ड्रामा मे बी आइदर वर्ड्स और प्रोज, नहीं, यहाँ कह रहा है कि ड्रामा में उपयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वे या तो वर्स में या प्रोज में होते हैं। वर्स का मतलब श्लोक में, नहीं, पद में या गद्य में हो सकते हैं। बट लेकिन विच एवर फॉर्म इज इम्प्लाइड, लेकिन जो कुछ भी रूप लगाया जाता है, इम्प्लॉयड किया जाता है, द जनरल पर्पज ऑफ द ड्रामा मस्ट बी सर्व, नहीं, ड्रामा का जो सामान्य उद्देश्य है वह अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। इट हैज अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग, इसमें प्लॉट होते हैं, नहीं, प्लॉट मीन्स साजिश, षड्यंत्र, कैरेक्टर पात्र एंड डायलॉग संवाद होते हैं। इन अ प्ले कैरेक्टर्स अपीयर, नहीं, और नाटक में पात्र प्रकट होते हैं। एंड इवेंट्स, और घटनाएं हैपन होती है विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लेनेशन, बिना किसी टिप्पणी या व्याख्या के ये इवेंट्स घटते हैं, घटनाएं होती है और पात्र जो है वह अपीयर होते हैं। ड्रामा देन, तब ड्रामा offers us a direct presentation of its imaginative reality, तब ड्रामा में इमेजिनेटिव रियलिटी का मतलब काल्पनिक वास्तविकता, अपने काल्पनिक वास्तविकता के प्रत्यक्ष प्रस्तुति को देता है। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, इट इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, यह क्या है, एक प्रस्तुतिकरण वाले कला है। इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट आर्ट, और यह एक मिश्रित कला भी है। इट कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड, यह समझा नहीं जा सकता है, एंड एंजॉयड, और आनंद नहीं लिया जा सकता है, विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एसेसरीज, कोई भी बाहरी सहायता के बिना इसे समझा और आनंद नहीं लिया जा सकता है। इट इज डिजाइन्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, और यह तैयार किया जाता है स्टेज पर प्रदर्शन करने के लिए। एंड फॉर पर्सनल परयूजल, और व्यक्तिगत, परयूजल का मतलब क्या होता है, अवलोकन, ठीक है, परयूजल मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ तैयार किया जाता है। इट इज डिजाइन फॉर रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्टर्स, और यह अभिनेताओं के द्वारा प्रस्तुति के लिए तैयार किया जाता है। हु इम्पर्सनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो इसके विभिन्न पात्रों को इम्पर्सनेट मीन्स परिधारण करता है, नहीं, यह धारण करता है, नहीं, डिफरेंट तरह के पात्र होते हैं और उस पात्र को यह एक्टर्स जो है वह इम्पर्सनेट करते हैं। ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट, नहीं, यहाँ कह रहा है कि ड्रामा क्या है, थ्राइव्स का मतलब समृद्ध होना, फलना फूलना, ठीक है, यह थ्राइव्स का मतलब होता है समृद्ध होना, प्रोस्पर। समृद्ध, ठीक है, तो यह ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। सेल्फ डिटैचमेंट क्या होता है, अलग होना, अटैचमेंट जुड़ जाना, और डिटैच का मतलब अलग हो जाना। तो यह ड्रामा जो है वह स्वयं पृथक्करण की कला को समृद्ध करता है, को फैलाता है। अ गुड ड्रामाटिस्ट, और एक अच्छा नाटककार, लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह, treats his character with god like impersonations, नहीं, और जैसे शेक्सपियर की तरह के जो अच्छे नाटककार हैं वे अपने पात्र को, नहीं, भगवान के साथ इम्पर्सिलिटी का मतलब निष्पक्षता
के जैसे, नहीं, निष्पक्षता के रूप में भगवान के जैसे अपने कैरेक्टर को ट्रीट करते हैं, नहीं, बर्ताव करते हैं। इन अ ड्रामा में द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लॉट, विभिन्न प्रकार के जो प्लॉट के भाग होते हैं, और ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, और जिसे हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, आर नोन एज एक्सपोजिशन, नहीं, और वह ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपोजिशन, नहीं, एक्सपोजिशन यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल इंसिडेंट्स, मतलब जो प्रारंभिक घटना है, नहीं, वह ड्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात किया गया है। नाटकीय जो संरचनाएं होती है उसमें सबसे पहला होता है एक्सपोजिशन, ठीक है, एक्सपोजिशन। सेकंड होता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब जटिलता, और जटिलता में क्या होता है, राइजिंग एक्शन होता है। थर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब एक ऐसा संकट का टर्निंग पॉइंट होता है। एक है डिनोमेंट, नहीं, डिनोमेंट, और डिनोमेंट में क्या होता है, फॉलिंग एक्शन, अर्थात उसमें कुछ घटनाएं जो हैं वह नहीं गिरते हुए प्रतीत होते हैं, फॉलिंग के होता है। एंड कैटास्ट्रॉफी, और क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब ट्रेजेडी, दुखांत घटनाएं, नहीं, दुखांत घटना में। और कंक्लूजन, और अंत होता है, नहीं, और वह अंत किस चीज में होता है, हास्य रूप में होता है, नहीं। अब इन चीजों को अगर आप, क्योंकि आप लोग ड्रामा से बहुत ही कम अवेयर हैं, नहीं, तो आप ड्रामा से अननोन कम है, लेकिन फिल्मों से ज्यादा आप नोन हैं। तो मैं आपको ड्रामा के सभी चीजों को फिल्म में आपको दर्शा करके बताता हूँ। जैसे अगर आप कोई सिनेमा देख रहे हैं, तो सिनेमा में हो सकता है कि एक हीरो है, ठीक है, और वह हीरो एक हीरो है, या यहाँ पर ले लेते हैं, हीरो है, ठीक है, और हीरो के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स, ठीक है, वे उसके पेरेंट्स में पिताजी क्या रहते हैं, एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, और वह पुलिस ऑफिसर क्या करता है, तो एक डकैत को पकड़ता है, नहीं, यहाँ पर एक इनिशियल इंसिडेंस होता है, डकैत को पकड़ता है और डकैत को आजीवन कारावास हो जाता है, लेकिन वह जेल से भाग करके और हीरो के पिता को की नहीं मृत्यु कर देता है, उसको मार देता है। और जैसे ही वह मर जाता है, उसके बाद में वह नहीं उसकी माँ को खोजने लगता है जो डकैत है, और उसकी माँ, हीरो की माँ जो है, वह अपने बच्चे को लेकर के और वह शहर छोड़ करके चली जाती है, नहीं। यह क्या है, इनिशियल इंसिडेंस है। अब यह हीरो बड़ा होता है, नहीं, और बड़ा होता है तो इसकी माँ उसमें एक्साइटमेंट डाल देती है कि उस डकैत को, नहीं, जो डकैत है, जो जिसने तुम्हारे फादर को नहीं मारा था, तो उसको तुम उससे बदला लो। तो यह एक राइजिंग इफेक्ट एक्शन आ गया, नहीं। टर्निंग पॉइंट की जगह देखें तो आप उसमें देखेंगे कि हीरो जो है वह अपनी माँ के साथ एक दिन बाजार में जा रहा है, तो वह जो पहले डकैत था जिसने उसके हस्बैंड को मार दिया था, वह अब एक नेता बन जाता है, और वह नेता के वेश में वह लोगों के बीच आता है, तो वह उसकी माँ उसको पहचान लेती है, नहीं। अब यहाँ से क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, नहीं। उसके बाद यह आ गया डिनोमेंट। डिनोमेंट मीन्स क्या होता है, तो डिनोमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या हो जाना, निंदा, समाप्ति की ओर बढ़ना, नहीं, इसीलिए कहते हैं डिनोमेंट। अब यह डिनोमेंट में एक फॉलिंग एक्शन आता है। फॉलिंग एक्शन में क्या आता है कि यह डकैत जो है वह हीरो के जो फियांसी है, जो जिससे वह शादी करने वाला मंगेतर है, उसको वह उठा कर ले जाता है, नहीं। उसके बाद दोनों में लड़ाई होता है, एक ट्रेजेडी होता है, और लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है, वो कॉमेडी होता है। तो यह जो है, यह जो हम लोग सिनेमा का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, यह सिनेमा एक्चुअली कहाँ से लिया गया है, तो यह जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग से, यह सब नहीं पहले ड्रामा से ही उठाए गए हैं, नहीं। तो यह हम लोग क्योंकि अवेयर ज्यादा सिनेमा से हैं, इसलिए मैंने सिनेमा के ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। तो कोई भी जो ड्रामा होता है, उस ड्रामा का स्ट्रक्चर यह सब होता है, एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनोमेंट, कैटास्ट्रोफ, कंक्लूजन, ठीक है। सो फार एज
जहां तक द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न, और जहां तक नहीं चारित्रिक कला का सवाल है, द ड्रामाटिस्ट हैज नो अल्टरनेटिव, नाटककार के पास कोई विकल्प नहीं होता है, बट टू मेक हिज कैरेक्टर्स रिवील, नहीं लेकिन उन्हें क्या करना होता है, अपने पात्रों को प्रकट करना होता है, देमसेल्व्स थ्रू स्पीच एंड एक्शन और स्पीच से अपने नहीं उनको प्रकट करना होता है। तो यहाँ पर जो ड्रामाटिस्ट होते हैं वे ड्रामाटिस्ट के पास में एक अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं होता है, केवल क्या होता है तो अपने पात्र को वे स्पीच और एक्शन से उनको रिवील करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। नहीं, अब इन दिनों तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आ गए हैं जिसमें और भी बहुत सारा यूज किया जाता है टेक्निकल चीजें। तो आज जो है वह जो सिनेमा आता है वो एकदम रियल की तरह दिखने लगता है। नहीं, लेकिन जो पहले के जो सिनेमा के रूप थे ड्रामा, वह ड्रामा क्या होता था तो उसको रिप्रेजेंटेशनल आर्ट था और उसको स्पीच और एक्शन से ही रिवील करते थे। पैरेललिज्म इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ड्रामेटिक डिजाइन। नहीं, पैरेललिज्म का मतलब समांतरवाद जिसको कहते हैं। नहीं, यह एक आउटस्टैंडिंग फीचर था, बेहतर गुण था नाटकीय नहीं नमूना का। जो ड्रामेटिक डिजाइन थे उसके आउटस्टैंडिंग फीचर के रूप में पैरेललिज्म था। एंड ये पियर्स और प्रकट होते थे इन द फॉर्म ऑफ रीडुप्लीकेशन ऑफ मोटिव्स, इंटरेस्ट एंड थीम। और यह किस रूप में तो रीडुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है तो पुनरावृत्ति, किस चीज का, मोटिव्स मीन्स प्रेरणा का, इंटरेस्ट रुचि एंड थीम लय, नहीं इन सब चीजों की पुनरावृत्ति का रूप प्रकट करते थे। नहीं, यह क्या था, पैरेललिज्म था। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, और जो अंतर भेदभाव का जो सिद्धांत था इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नहीं वह समान रूप से महत्वपूर्ण है। द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट इन द वेरी नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, और यह जो फर्क है वह संघर्ष के सबसे वास्तविक गुण के रूप में व्याप्त है। विच इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा, जो क्या है, ड्रामा का बैकबोन है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा। नहीं, अब यहाँ पर देखिए ड्रामा कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ड्रामा के तो प्रकार बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ड्रामा के प्रकार हैं वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा है। नहीं, जैसे ट्रेजेडी है, दुखांत ड्रामा है, कॉमेडी है, हास्य ड्रामा है। ट्रेजिक कॉमेडी है, मतलब दुख भी है और हास्य भी है। फार्स क्या है तो फार्स का मतलब क्या होता है कि फार्स का मतलब कॉमेडी एक तरह से ही लिया जाता है। मेलोड्रामा क्या होता है तो यह एक प्रकार का ट्रेजेडी है। मास्क नहीं, तो मास्क क्या है तो मास्क एक प्रकार का इंटरटेनमेंट है जिसमें वेश बदला जाता है, डांसेस होता है और 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले में क्या होता है, एक ही एक्टर होता है, वह पूरे नहीं ड्रामा के प्लॉट को करता है। तो यहाँ आ जाइए, इसके बारे में हम लोग को बता रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के विभिन्न प्रकार होते हैं। इन ए ट्रेजेडी नहीं मीन्स दुखांत नाटक में द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ कैटास्ट्रॉफ। नहीं, यह जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वह किस चीज में, कैटास्ट्रॉफ का मतलब समझते हैं ना। कैटास्ट्रॉफ का मतलब यहाँ पे बताया भी है कि कैटास्ट्रॉफ क्या होता है, यहाँ पर बढ़े ना ट्रेजेडी उसको भी कहा जाता है। नहीं, जिसमें कैटास्ट्रॉफ का मतलब महाविपत्ति हम लोग कह सकते हैं, तो वह महाविपत्ति के रूप में समाप्त होता है। नहीं, कन्फ्लिक्ट जो है वह एक संघर्ष जो है वह कैटास्ट्रॉफ में हो जाता है। While the comedy leads to a happy conclusion, जबकि हास्यप्रद नाटक जो है वह एक खुशहाल समाप्ति की ओर ले जाता है। Tragic comedy is both tragedy and comedy, और जो ट्रेजिक कॉमेडी है वह दोनों ही है, वह दुखांत नाटक भी है और हास्यप्रद नाटक भी है। फार्स मीन्स अ ड्रामेटिक वर्क, फार्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नाटकीय रचना डिजाइंड सोलली, जो पूरी तरह से तैयार किया जाता है टू एक्साइट लाफ्टर, हंसी को बढ़ाने के लिए। मेलोड्रामा इज टू ट्रेजेडी एंड फार्स इज टू कॉमेडी। नहीं, अब यहाँ पर यह लाइन याद रखो कि आपको यह तो पता है
कि ट्रेजेडी क्या होता है, तो ट्रेजेडी एक कैटास्ट्रोफ को बताता है, नहीं यह पढ़े हो। और यहाँ पर लेकिन कॉमेडी एक हैप्पी कंक्लूजन को बताता है, और जबकि ट्रेजेडी कॉमेडी में क्या होता है, तो दोनों ही तरह की चीजें होती है। और जो फार्स होता है वह फार्स क्या होता है, तो फार्स में लाफ्टर को बढ़ाया जाता है। तो मेलोड्रामा एक ट्रेजेडी है और फार्स क्या है, एक कॉमेडी है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्क क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा मास्क क्या है, तो द मास्क इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। नहीं, यह मास्क क्या है, तो यह फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, नाटकीय मनोरंजन का एक रूप है, विच इन्वॉल्व्स जो शामिल करता है डांस को, एंड डिस्क्यूजेस, डिस्क्यूजेस का मतलब वेश परिवर्तन, भेष बदलना जिसको कहते हैं, एंड इन विच जिसमें द स्पेक्टिकुलर एंड म्यूजिकल एलिमेंट्स ने जिसमें आश्चर्यजनक नहीं और संगीत जैसा जो अवयव है, प्रीडोमिनेट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर, वह पूर्ण रूप से उसके कैरेक्टर पर और प्लॉट पर नहीं, जो षड्यंत्र है और जो पात्र हैं उस पर प्रीडोमिनेट रहता है, हावी रहता है। ठीक है, प्रीडोमिनेट का मतलब क्या होता है, हावी होना। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा हम लोग पढ़ लिया। अब कह रहा है स्टोरी ऑफ ड्रामा, यहां से शुरू होता है कि ड्रामा की कहानी क्या है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा टेक्स अस बैक, अंग्रेजी ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा की जो कहानी है हम लोगों को पीछे ले जाता है, टू द सेंचुरी, उस शताब्दी में, सक्सीडेड द कमिंग ऑफ नॉर्मन्स, नहीं जो नॉर्मन के आने के सफलता के बाद हुआ है, नहीं नॉर्मन लोग जब आए उसके सफलता के बाद की जो सेंचुरी है उसमें हम लोगों को ले जाता है, वहां से शुरू होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। द रिलीजियस प्लेस, धार्मिक नाटक, appeared in इंग्लैंड, इंग्लैंड में शुरू हुआ, soon after the नॉर्मन कंक्वेस्ट, नॉर्मन के कंक्वेस्ट मीन्स विजय के बाद में। अब नॉर्मन जो है हम लोग पढ़े थे इसी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, ओल्ड इंग्लिश में, जो नॉर्मन जो है वह छठी शताब्दी, छठी 6th और 7th सेंचुरी के बीच में नॉर्मन आया था, नहीं तो उसी समय से यह जो स्टोरी ऑफ ड्रामा है वहां से शुरू होता है। और यह इंग्लैंड में जो शुरू हुआ उसमें क्या था पहले, तो रिलीजियस प्ले मीन्स धार्मिक नाटक। दिस सेक्रेट प्लेज, नहीं यह जो पवित्र नाटक थे, प्लेज यहाँ एल छुटा हुआ है, were known as, उसे क्या जाना जाता था, मिरेकल प्लेज और मिस्ट्रीज। मिरेकल का मतलब चमत्कार होता है, मिस्ट्रीज की मतलब रहस्यमय बातें, तो यह मिरेकल प्लेज और मिस्ट्रीज के रूप में इन पवित्र नाटकों को जाना जाता था। देयर पर्पस, उनका उद्देश्य, वाज डायरेक्टली, उनका उद्देश्य क्या था, प्रत्यक्ष रूप से डिडाक्टिक, डिडाक्टिक का मतलब क्या होता है, डिडाक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद। ठीक है, बिल्कुल शिक्षाप्रद था। द अर्लीस्ट मिरेकल इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो शुरू के समय में जो मिरेकल प्लेज आया वाज, कौन सा प्लेज था, लूडोस डी सैंक्टा कैंथुरियन, ठीक है, विच वाज परफॉर्म अबाउट द ईयर 1110, नहीं 1110 ईस्वी में जो प्रदर्शन किया गया था वह पहला सब इंग्लैंड का सबसे अर्लीस्ट मिरेकल था, नहीं मिरेकल प्लेस था। दिस मिरेकल प्लेस, और ये जो मिरेकल प्लेस हैं, इंक्रीज स्टेडली, स्थिर रूप से बढ़ा, इन नंबर, संख्या में, नहीं मतलब मिरेकल प्लेस जो है वह अर्लीस्ट में यह था, लेकिन धीरे धीरे यह 1110 में परफॉर्म हुआ, लेकिन इस तरह के प्लेस और संख्या में बढ़े थे एंड इन पॉपुलरिटी और लोकप्रियता में। बाय द ईयर 1300, मतलब 1300 ईस्वी तक, द मिरेकल्स वेंट आउट ऑफ इक्लेस्टिकल हैंड्स, इस नहीं इक्लेस्टिकल का मतलब होता है जो रिलेटेड टू चर्च, ठीक है, गिरजाघर से संबंधित, नहीं गिरजाघर जैसे फादर हो गया, असिस्ट नहीं उससे, तो उन सब के हाथों में चला गया था। अब ये मिरेकल प्लेस जो है वह
नहीं, चर्च का एक रूप हो गया था, चर्च उनके हाथों में चला गया था। दे वर एडॉप्टेड, उन लोगों ने ग्रहण कराया, ईगरली, उत्सुक रूप से, बाय ट्रेड गाइड्स। नहीं, ट्रेड गाइड्स का मतलब क्या होता है? व्यापारिक, नहीं, गाइड्स के रूप के द्वारा जो व्यापार करने के लिए, नहीं, गाइड्स आते थे व्यापार करने वाले लोग, तो उन्हें ट्रेड गाइड्स के रूप में उन्हें यह एडॉप्ट कराया जाता था। नहीं, दे वर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन, और वे, नहीं, शहर के जो परिषद थे, काउंसिल थे, मेंबर थे, उसके सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत था। बाय द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक, ऑल दिस प्लेस वर इन वेरियस लोकेलिटीज ऑफ इंग्लैंड, और यह सभी जो प्लेस थे वे इंग्लैंड के विभिन्न स्थानीय, नहीं, क्षेत्रों में भी था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो पढ़ चुके हैं, इसमें आपको, नहीं, ये आपको देखने को मिला कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो इसमें हम लोग प्लेस के बारे में पढ़े हैं कि यह जो प्लेस था, मिरेकल प्लेस और मिस्ट्रीज, यह, नहीं, और पहले जो यह इंग्लैंड में जो अर्लीस्ट मिरेकल प्लेस जो था वह कौन था? यह था। ठीक है ना, यह याद रखिएगा कि 1110 में आया था, और यह 1300 ईस्वी में जाकर के, और यह किसके हाथों में चला गया था? तो इक्लेस्टिकल हैंड्स में चला गया था। नहीं, तो यह हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं आपको यहाँ पर टिक लगा देता हूं, तो आप इसको याद करके रखिएगा कि यहाँ पर टिक लगेगा। नहीं, मिरेकल प्लेस है, इसका मेन पर्पस आपको पता चल गया, डिडक्टिक। और अर्लीस्ट मिरेकल जो था वो लुडुस डी सैंक्टा कैंथोरियन था, जिसको परफॉर्म किया गया था 1110 में, और 1300 ईस्वी में अब यह मिरेकल प्लेस इक्लेस्टिकल हैंड्स चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन द लेटर मिडल एजेस, और बाद के जो मध्यकालीन युग में, डेवलप्ड अनदर काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, एक दूसरे प्रकार के नाटकीय साहित्य डेवलप हुआ, नहीं, विकसित हुआ, नोन एज, जिसे जाना जाता था मोरलिटी प्लेस। नहीं, अब देखिए मोरलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता वाले नाटक। ठीक है, यह कब हुआ था? तो मिडिल एज में, नहीं, बाद में, मतलब 1300 के बाद में, इन विच, जिसमें द कैरेक्टर्स वर वर्चुअस, नहीं, वह जो पात्र होते थे उसमें गुण होता था, पर्सनिफाइड, नहीं, जिसे अलंकृत किया जाता था, सच एज ब्यूटी, स्ट्रेंथ, सुंदरता, ताकत, ग्लटनी, ग्लटनी का मतलब क्या होता है? खादुरपन, पेटूपन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज से एंड पीस, शांति। तो उस समय जो मॉडलिटी मेन था, जो मॉडलिटी प्लेस थे, वह मॉडलिटी प्लेस का जो मुख्य उद्देश्य होता था, नहीं, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते थे उस समय, उसमें ये गुण होता था दिखाने का कि ब्यूटी, स्ट्रेंथ, ग्लटनी और पीस। नहीं, मुख्य रूप से मॉडलिटी प्लेस का मतलब आप समझ रहे हैं, नैतिकता वाले नाटक। ठीक है, द मॉडलिटीज वर इन एक्सिस्टेंस, और उस समय नैतिकता, नहीं, जो थी, जो मॉडलिटी प्लेस था वह अस्तित्व में था, एज बैक एज हेनरी सिक्स टाइम्स। कितने कब? तो हेनरी सिक्स के, नहीं, समय में। अब यह हेनरी सिक्स का जो कार्यकाल था वह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेनरी सिक्स का जो कार्यकाल था वह 1422 से लेकर के और 1471 तक था। ठीक है, तो यह उसके पहले भी था। यहाँ कह रहा है कि यह जो मॉडलिटीज प्लेस थे यह हेनरी सिक्स के टाइम से पहले भी था। नहीं, हेनरी सिक्स का जो टाइम था वह 1422 से 1471 तक था। अमंग द फेमस मॉडलिटी प्लेस, और इन प्रसिद्ध मॉडलिटी प्लेस में कौन था? यह था मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, एवरीवन, द फोर एलिमेंट्स, द ट्रायल ऑफ ट्रेजर एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। नहीं, ये सब मॉडलिटी प्लेस हैं जो, नहीं, फेमस मॉडलिटी प्लेस इन्हें कहा जाता है। व्हाट इज नोन एज, जो जाना जाता है इंटरल्यूड। नहीं, इंटरल्यूड भी, ठीक है, एक प्रकार का ड्रामेटिक डेवलपमेंट था। तो इंटरल्यूड का मतलब हम लोग क्या कहेंगे? इंटरल्यूड का मतलब अवकाश होता है, मध्यांतर होता है। नहीं, तो यहाँ पर इंटरल्यूड वाज आल्सो अ लेट प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ द मॉडलिटी प्लेस, और इंटरल्यूड भी मॉडलिटी प्लेस के
नाटकीय विकास का एक देर से आने वाला प्रोडक्ट था, नहीं उत्पादन था। इट फ्लोरिस्ड, यह समृद्ध हुआ, नहीं फैला अबाउट द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है, अब यह जो इंटरल्यूड है, यह आपसे अगर पूछ देता है कि इंटरल्यूड जो आया था वह कब यह फ्लोरिश हुआ, तो यह 16th सेंचुरी के मिडल में, लगभग यह कब हुआ था, तो 16th सेंचुरी के मिडल में। जॉन हेवुड was the most famous writer of interludes। नहीं, अब यह भी ध्यान रखना कि इंटरल्यूड्स के सबसे जो अधिक फेमस राइटर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जॉन हेवुड। ठीक है, बिसाइड्स मिरेकल प्लेस एंड इंटरल्यूड्स, मिरेकल प्लेस और इंटरल्यूड्स के अलावा देयर वर सेवरल फोक प्लेस ऑफ सेवरल काइंड्स। फोक प्लेस का मतलब क्या होता है, तो यह समूह नाटक, नहीं यह समूह नाटक, विभिन्न प्रकार के समूह नाटक भी थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़े कि पहले मिरेकल प्लेस और मिस्ट्रीज आया, उसके बाद में कौन आया, मोरलिटी प्लेस आया, और मोरलिटी प्लेस में ही एक इंटरल्यूड आया, नहीं इंटरल्यूड भी था, और इंटरल्यूड और मिरेकल प्लेस में भी बहुत सारे यानी फोक प्लेस आ चुके थे। These early experiments in play writing are of great importance। अब यह कह रहा है कि नाटक लिखने में जो इन पहले जो यह सब अनुभव था, एक्सपेरिमेंट था, नहीं उसका बहुत महत्व था। बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्कूल फॉर इंग्लिश ड्रामेटिक जीनियस, क्योंकि यह नहीं इंग्लिश के नाटकीय प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण स्कूल प्रदान किया, नहीं एंड डिड मच टू प्रिपेयर, और बहुत ही अधिक तैयार करने में लगाया, अवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक ड्रामा, नहीं कलात्मक ड्रामा के विकास के लिए यह एक बहुत सारा समय मिल गया, इसे एक ऐसा तरीका मिला जिससे वे नहीं आर्टिस्टिक ड्रामा को प्रिपेयर कर पाए। विच फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड, जिसका नहीं जो कब हुआ, तो रिनेसेंस पीरियड में। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर् पुनः होता है, रिनेसेंस का मतलब क्या होता है, जाग नहीं अवेक होना, रीबर्थ होना, तो यह रिनेसेंस पीरियड में फ्लोरिश हुआ है। अब आपको पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा इसके पहले वाले चैप्टर का, तो उसमें हमने आपको रिनेसेंस पीरियड के बारे में बताया था कि रिनेसेंस पीरियड जो है वह कब शुरू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिनेसेंस पीरियड से अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि रिनेसेंस पीरियड फ्लोरिश्ड इन द डैश सेंचुरी, तो उसमें आपको पीछे से आप देख लीजिए, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस द पीरियड, और इस पीरियड के दौरान देयर वाज अ ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लैटिन लिटरेचर। और रिनेसेंस पीरियड में क्या हुआ, तो लैटिन साहित्य में नहीं बहुत ज्यादा जो पुनर्जीवित किया गया, इंटरेस्ट को नहीं रुचि को बहुत ज्यादा पुनर्जीवित किया गया था। नहीं इंग्लिश राइटर्स वेंट बैक, और इंग्लिश के लेखक फिर वापस गए टू द क्लासिक्स फॉर इंस्पायरेशन। क्लासिक्स का मतलब जानते हैं, ग्रीक रोमन साहित्य का अध्ययन, नहीं उसको हम लोग क्लासिक्स कहते हैं। नहीं यहाँ दिखेगा आपको, क्लासिक्स का मतलब होता है श्रेष्ठ साहित्य, नहीं सर्वश्रेष्ठ साहित्य कहिए, साहित्य, या हम लोग इसको कहते हैं ग्रीक और रोमन साहित्य का अध्ययन। तो यहाँ पर नहीं राइटर्स लोग क्या करने गए, तो अपनी प्रेरणा के लिए क्लासिक्स नहीं मतलब सर्वश्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करने के लिए पुनः वापस गए। एंड एग्जाम्पल इन ड्रामा, और ड्रामा के उदाहरणों का, एंड इन अदर फील्ड्स ऑफ लिटरेरी इंटरप्राइज, और साहित्यिक नहीं क्षेत्र में जो भी दूसरे तरह के नहीं आर्टिस्टिक आर्ट थे उसे जानने के लिए राइटर्स फिर से नहीं वह किसमें गए, तो वह जो पहले नहीं चलता था रोमन साहित्य था या जो लैटिन साहित्य था उसमें फिर से गए हुए नहीं उसको पढ़ना शुरू किया। दे लर्न, उन लोगों ने सीखा
मेनी वैल्यूएबल लेसन्स, बहुत सारे बहुमूल्य पार्ट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक। नहीं, यह नाटकीय संरचना और तकनीक के नहीं सिद्धांतों में ये बहुत सारे बहुमूल्य लेसन को सीखा। द फर्स्ट रियल कॉमेडी, अब यहाँ पर आ जाओ कि पहली जो है रियल कॉमेडी जिसका नाम था रस्टर was written by 1550 1550 के लगभग लिखी गई थी बाय निकोलस उडेल के द्वारा फर्स्ट रियल कॉमेडी लिखी गई थी। ठीक है, द क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ट्रेजेडी वाज ग्रेटर। नहीं, और ट्रेजेडी पर दुखांत नाटक के ऊपर जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस था, क्लासिकल का मतलब तो समझ गए कि रोमन या जो ग्रीक थे उस साहित्य का जो प्रभाव था बहुत ज्यादा था। इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेका, और यह सिनेका के प्रभाव के अंतर्गत था। दैट द फर्स्ट English tragedy entitled Godwood was written by Thomas Sackville and Thomas Norton। अब यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो कह रहा है कि यह जो नहीं, यह इसका अध्ययन जो था मतलब क्लासिक्स इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और इसमें सेनेका का प्रभाव था। दैट द फर्स्ट की पहला जो लिखी गई थी, फर्स्ट जो है वह इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी गई थी जिसका नाम था गोरबोडक। यह इंग्लिश ट्रेजेडी थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। द क्वार्टर सेंचुरी मीन्स एक चौथाई शताब्दी which followed the production of गोरबोडक। नहीं, जिसमें क्या लगा, गोरबोडक के निर्माण को आगे निर्माण में लगा। was a period of great confusion, वह बहुत ही ज्यादा भ्रामक का समय था। in the end, अंत में the romantic form of ड्रामा का जो नहीं, रोमांटिक का मतलब प्रेम पर आधारित जो रूप था was established by Shakespeare's immediate predecessors who were known as यूनिवर्सिटी विट्स। नहीं, किसके द्वारा, तो यूनिवर्सिटी बेस जिसे कहा जाता था शेक्सपियर के पहले आने वाले, नहीं जो भी शेक्सपियर के पहले आने वाले ड्रामाटिस्ट थे उसके द्वारा यह रोमांटिक फॉर्म को यूज किया गया। नहीं, अब अरेंज रफली इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि वह यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन से थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में आते हैं arranged roughly in order of time, समय के साथ, नहीं ऐसे ही बताया व्यवस्थित किया गया है। वह आपको ध्यान रखिए कौन कौन से थे। जॉन लिली, थॉमस केट, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, ये इन सब को यूनिवर्सिटी बेट्स कहा जाता था। नहीं, और ये यूनिवर्सिटी बेट्स कौन थे, तो शेक्सपियर के पहले आने वाले थे। नहीं, कंटेम्पररी नहीं थे, उनके समकालीन नहीं थे। इनके शेक्सपियर के पहले प्रीडिसेसर थे। प्रीडिसेसर का मतलब इसके पहले आने वाले, तो उनके थोड़े दिन पहले आने वाले ये सब नहीं ड्रामाटिस्ट थे जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी विट्स में आपको यह, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स क्यों जाना जाता है, तो इसके लिए हम लोगों को पार्ट 1 में पढ़ना है कि ये लोग में के विशेष प्रकार ने यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा जाता है कि इनमें विशेष प्रकार की एक ड्रामा लिखने की इतनी निपुणता थी, ईगरनेस था, तो यह है। नेक्स्ट है, अमंग दीज ड्रामाटिस्ट और इन नाटककारों के बीच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन विल बी असाइन टू मार्लो, और मार्लो को नहीं एक महत्वपूर्ण पोजीशन मिला था। नहीं, अब इनमें से जितने भी यूनिवर्सिटी बिट्स है इनमें नहीं सबसे जो बेस्ट माना जाता है वह है क्रिस्टोफर मार्लो। विलियम शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद हिम, और विलियम शेक्सपियर ने उनके साथ कोलैबोरेट का मतलब सहयोग किया। एंड वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। नहीं, पार्ट 1 में इनकी बहुत सारी मार्लो की नहीं नाटक जैसे एडवर्ड टू पढ़ना है, डॉक्टर फॉस्टर्स, यह सब इनकी नाटक है।
तो यह कह रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी बीट्स थे वे यूनिवर्सिटी बीट्स शेक्सपियर के प्रेडिसेसर थे, नहीं, और विलियम शेक्सपियर ने भी मार्लो के साथ मिल करके और उन्हें सहयोग किया है और उन्होंने इन्फ्लुएंस उनसे ज्यादा प्राप्त किया है। टू द पब्लिक थिएटर, नहीं, ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के पब्लिक थिएटर में तक केम विलियम शेक्सपियर, तब उसके बाद पब्लिक थिएटर में कौन है? विलियम शेक्सपियर। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह विलियम शेक्सपियर नहीं, यह 1564 में इनका नहीं जन्म हुआ है और यहाँ पे 1564 में जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, और 1616 में इनकी मृत्यु हुई है। यह एक्टर भी थे, प्ले राइट भी, शेयर होल्डर इन थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स, मतलब ये जब आए थे उस समय एलिजाबेथन का एज था, युग चल रहा था, और एलिजाबेथन युग में ही ये यूनिवर्सिटी बिट्स भी आ चुके थे, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के आने के बाद में नहीं पब्लिक थिएटर को खोल दिया गया था, और पब्लिक थिएटर में विलियम शेक्सपियर मुख्य रूप से इन्होंने एक्टिंग भी करते थे, नाटक भी लिखते थे और नाटक को नहीं रिप्रेजेंट भी करते थे, ठीक है। इनकी अपनी भी बहुत सारे नहीं थिएटर भी रहा है इनके, तो यह कहा जाता है। हिज ड्रामास, उनके ड्रामा आर ए ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी, उनकी ड्रामा जो है वह जीवन और सुंदरता का नहीं एक बहुत बड़ा रिवर है, नदी है, मिश्रण है जिसे हम कहते हैं लाइफ एंड ब्यूटी का। दे कैन ब्रॉडली बी पुट अंडर 7 ग्रुप्स, और इनको नहीं 7 समूह के अंदर में रखा जा सकता है। द अर्ली कॉमेडीज, द इंग्लिश हिस्ट्रीज, द मैच्योर कॉमेडीज एंड द रोमन प्लेस, नहीं, यह शुरुआती जो कॉमेडी हास्यप्रद नाटक थे, इंग्लिश की हिस्ट्रीज के नाटक थे, इंग्लिश की हिस्ट्री जैसे मैकबेथ इनकी हिस्ट्री से लिया गया है, एडवर्ड टू हिस्ट्री से लिया गया है, मैच्योर कॉमेडी और बहुत ही परिपक्व हास्यप्रद नाटक थे, एंड द रोमन प्लेस, और रोमन से लिए गए नाटक भी थे। द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, नहीं, यहां पर आप ध्यान रखोगे, द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, शेक्सपियर के जो दुखांत नाटक थे उनका नाम था हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड किंग लियर, है ना। यह सब इनके नाटक का नाम है और यह नाटक को ट्रेजेडीज कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत सारा जैसे आपको ओथेलो पढ़ना होता है, मैकबेथ, जूलियस सीजर तो सीबीएसई के 10th में ही पढ़ना है, तो यह सब ट्रेजेडीज है। इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर के नाटकों में मैन ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, मानव को रचना का केंद्र ऑक्युपाइड किया गया है, नहीं ग्रहण किया है, मानव ने क्या किया है, इस क्रिएशन का सेंटर माना गया है। शेक्सपियर के अनुसार ही एंजॉयड फ्री विल, और वे स्वतंत्र इच्छा को आनंद लेते थे, एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेस्टिनी, और कहते थे कि नहीं वे अपनी भाग्य के नहीं जिम्मेवार हो गए हैं टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, और वो कहते थे कि हम लोग अपने भाग्य के काफी हद तक खुद जिम्मेवार हैं, नहीं। दिस वॉज इन कीपिंग विद द रिनेसेंस स्पिरिट, और यह इन कीपिंग विद में सुरक्षा में रहा, लगातार रहा रिनेसेंस स्पिरिट के साथ, नहीं, यह रिनेसेंस जो स्पिरिट था, उत्साह था, उसके साथ तक यह चलता रहा। विच रिएक्टेड अगेंस्ट द मिडाइवल फैटलिज्म, नहीं, जो मध्यकालीन फैटलिज्म का मतलब दैववाद, नहीं, फैटलिज्म, फैटलिस्ट वर्ड होता है, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो फेट से जो नहीं भाग्य पर विश्वास करता है, तो यह फैटलिस्ट नहीं मध्यकालीन जो भाग्यवाद थे, जो दैववाद थे, उसके विरुद्ध में उन्होंने रिएक्ट किया है। अर्थात हर एक व्यक्ति उस समय जो देवी देवताओं को मानते हैं और वे काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनके विरुद्ध नहीं, यह एक तरह का शेक्सपियर के कहना है कि हर एक व्यक्ति जो है वह अपने डेस्टिनी का खुद निर्माता होता है, जिस तरह का वर्क वह करता है उस तरह की डेस्टिनी उसका बनता है, नहीं। तो इसीलिए यह मेडाइवल फैटलिज्म की बात कर रहे हैं। इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल, these tragedies stand supreme,
and achieved the high watermark of Shakespearean excellence. नहीं, और इमोशन, भावना, गहराई के नहीं, इंटेंसिटी, तीव्रता में, और पावर ऑफ स्टाइल, और लिखने की जो शैली थी उसकी शक्ति, दिस ट्रेजेडीज, और इन दुखांत नाटक स्टैंड सुप्रीम, नहीं, सर्वोत्तम रहा, एंड अचीव हाई वाटर मार्क ऑफ शेक्सपियरियन एक्सीलेंस, और शेक्सपियर की उत्तमता का सबसे ज्यादा नहीं संतोष को ग्रहण किया, संतोषप्रद नहीं मार्क को ग्रहण किया है। इंग्लिश ड्रामा रिच द हाईएस्ट पॉइंट इन द डिकेड, नहीं, अब यहां से आप ध्यान रखोगे, एलिजाबेथन डेथ इन 1603, मतलब एलिजाबेथन की मृत्यु, नहीं, रानी एलिजाबेथन की मृत्यु कब हुई है, तो 1603 में हुई है, और 1603 में हुई है, और 1603 के पहले और शेक्सपियर की मृत्यु 1616 में हुई है, और शेक्सपियर का जो जन्म हम लोग पढ़े थे वे यहाँ पर आपको 1564 में है, ठीक है, और 1564 में जन्म लिए थे, और उसके बाद में 1500 नहीं ये 75 से लगभग ये आ गए, और उसके बाद एलिजाबेथन की एज तक के पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है इंग्लिश ड्रामा का, ठीक है। इंग्लिश ड्रामा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो एलिजाबेथन के मृत्यु तक का है। किंग एलिजाबेथन रीन शासन की कब से कब तक, 1558 से 1603 तक, और उनके सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी जेम्स वन, ये 1603 से 1625 तक शासन की। उसके बाद में वी फाइंड ए डॉन ऑफ जैकोबियन एज, जैकोबियन एज में भी विलियम शेक्सपियर थे, तो जैकोबियन ड्रामा का उदय हुआ, which covers highly the period that follows शेक्सपियर, और जो बहुत ज्यादा इस पीरियड को नहीं लिया जिसमें शेक्सपियर थे, ठीक है यहाँ तक। तो जैकोबियन एज में, अब यहाँ पर कह रहा है कि जैकोबियन एज में मुख्य रूप से क्या था, तो जैकोबियन एज लॉस्ट, जैकोबियन ड्रामा लॉस्ट द ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी नहीं, आशावाद को हटा दिया था, लॉस्ट कर गया, एंड लिस्लिटिक टेम्पर ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, और एलिजाबेथन ड्रामा के जो राष्ट्रवाद का प्रवृत्ति था उसे वह खो दिया, नहीं, मतलब जो एलिजाबेथन ड्रामा में था, जो चीजें नहीं दिखाई गई थी वह सब जैकोबियन ड्रामा में समाप्त हो चुका था, नहीं, क्योंकि 1603 में एलिजाबेथन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनका जो सक्सेसर था जेम्स वन 1603 से 1625 तक, उस पीरियड में नहीं, उस पीरियड में एलिजाबेथन के ड्रामा जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता था उसे बरकरार नहीं रखा गया, नहीं, और एक नए तरह का ड्रामा का उदय हुआ जिसको जैकोबियन ड्रामा कहते हैं, और इसमें भी शेक्सपियर थे। बेन जॉनसन 1573 से 1637, नहीं, तो बेन जॉनसन वॉज अ लर्न स्कॉलर, ये क्या थे, एक विद्वान थे, नहीं, या ज्ञानी थे, एंड द ग्रेटेस्ट कंटेम्पररी ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर के सबसे महान समकालीन थे, समकालीन मीन्स उनके साथ काम करने वाले, रहने वाले, जॉर्ज चैपन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन and John Webster was other Jacobean playwrights, नहीं, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ जैकोबियन प्लेराइट्स भी थे शेक्सपियर के साथ, और ड्रामाटिस्ट भी थे, और शेक्सपियर के साथ जो ड्रामाटिस्ट जैकोबियन ड्रामा में नहीं ये पीरियड में थे, जैकोबियन एज में थे, वे कौन थे, जॉर्ज चैपन, थॉमस डेकर, ये सब, थॉमस मिडल्टन इत्यादि। वह अदर जैकोबियन प्लेराइट्स, ये सब नाटककार थे, हु हैड इनरिच्ड, जिन्होंने समृद्ध किया जैकोबियन ड्रामेटिक लिटरेचर बाय देयर कंट्रीब्यूशन, अपनी कंट्रीब्यूशन से, नहीं, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, उपलब्धि देना, तो अपनी जो कंट्रीब्यूशन था उससे नाटकीय लिटरेचर, जैकोबियन के नाटकीय लिटरेचर को बढ़ाया, ठीक है। अब कह रहा है कि विद द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन द ईयर 1660, नहीं, मतलब 1660 में एक पीरियड आया, चार्ल्स सेकेंड का पीरियड आया जिसमें रिस्टोरेशन हुआ, नहीं, यह 1660 में। अब इसमें क्या हुआ, तो जो ड्रामा समाप्त होने लगा था उसमें ऑल द थिएटर्स वर रीओपन, फिर से खोला गया इंग्लैंड में, नहीं, अर्थात कुछ दिनों तक
जब शेक्सपियर की मृत्यु होने के बाद में कुछ दिनों तक ड्रामा में उतना ज्यादा उत्थान नहीं आया था, धीरे धीरे बंद होने की समाप्त होने लगा था और बहुत सारे थिएटर्स तो बंद भी हो गए थे। लेकिन चार्ल्स टू जब 1660 में आए तो इन्होंने नई थिएटर्स को फिर से रीओपन किया और रेस्टोरेशन ऑफ ड्रामा शुरू किया। एक्चुअली द ब्रेक बिटवीन 1642 टू 1660 मतलब 1642 से लेकर 1660 का जो अंतराल था वास्तविक में was not complete for entertainment of one kind, एक प्रकार के मनोरंजन के लिए पूर्ण नहीं था and another had continued, और दूसरा जारी नहीं था। नहीं, दूसरा जारी हो चुका था और पहले वाले जो है वह कंप्लीट नहीं हुए थे। नहीं, यहाँ पर कह रहा है नॉर नहीं were the older writers forgotten, और नहीं जो पुराने लेखक थे उन्हें ही भूला गया था। नहीं, it was in comedy, और कॉमेडी में the restoration found its peculiar excellence, और रेस्टोरेशन का मतलब पुरानी स्थिति में लाना। नहीं, यह रेस्टोरेशन एज है तो रेस्टोरेशन में एक विचित्र उत्तमता पाया गया, एक विचित्र नहीं एक्सीलेंस को नहीं श्रेणी उत्तमता को पाया गया। The comedies of restoration age were varied, और restoration age के जो कॉमेडीज थे, जो हास्यप्रद नाटक थे, वे भिन्न थे। But it was the works of 3 writers, लेकिन restoration age के जो 3 राइटर्स थे उनकी रचना नहीं, राइटर्स का नाम है एथरिस विक्ले एंड कंग्रीव। that the one descriptive type, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज इन्वॉल्व। नहीं, और इसमें एक क्या स्टार्ट हुआ तो यह रेस्टोरेशन एज में एक विशेष प्रकार का नहीं टाइप तो जो था वह कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उदय हुआ, नहीं विकास हुआ। द ड्रामा ऑफ 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के ड्रामा डिड नॉट रीच द सेम हाई लेवल, नहीं वह सामान्य लेवल तक नहीं पहुंचा एज द नॉवेल, जिस तरह से उपन्यास के रूप में, जिस तरह से उपन्यास पहुंचा था उस तरह से वह 18th सेंचुरी का ड्रामा नहीं हाई लेवल तक नहीं पहुंचा। ओनली गोल्डस्मिथ, केवल नहीं, यहाँ पर केवल गोल्डस्मिथ, यह ध्यान रखिएगा कि केवल गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश स्टेज। मुख्य रूप से यह गोल्डस्मिथ और शेरिडन जो थे वह इंग्लिश स्टेज पर अस्थायी रूप से अपनी कंट्रीब्यूशन दिया। द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737, और 1737 में जो लाइसेंसिंग कानून बना, रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसने क्या किया तो अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया बाय द ड्रामाटिस्ट, किसके द्वारा, जो नाटककारों के द्वारा था। एंड ड्रोव अ नंबर ऑफ गुड मेन आउट ऑफ द थिएटर, और बहुत सारे अच्छे लोगों को थिएटर से बाहर कर दिया। नहीं, मतलब इसमें जो 1737 में यह लाइसेंसिंग एक्ट आया था, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो थिएटर में काम करने वाले अच्छे लोग थे वे चले गए। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, और शुरुआती 19वीं शताब्दी का ड्रामा वॉज ऑन द होल डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब निंदनीय, सोचनीय था। नहीं, तो यह बिल्कुल सोचनीय था। द प्रोस्परस मिडिल क्लास सोसाइटी, और समृद्ध मध्य नहीं वर्ग के जो समाज थे, हैड नो जेन्युइन एप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट, एक आर्ट के रूप में कोई भी उनकी वास्तविक प्रशंसा नहीं थी। नहीं, यह ड्रामा के बारे में ये जो प्रोस्परस मिडिल क्लास सोसाइटी थे समाज में, उनका कोई भी एप्रिसिएशन प्रशंसा नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, शोड अ टैलेंट, एक टैलेंट को दिखाया, नहीं एक जो टैलेंट लक्ष्य नहीं टैलेंट विद विच, जिसके साथ द 19th सेंचुरी कुड नॉट कंप्लीट, जिसमें क्या हो गया, कंपीट नहीं हो पाया। कंपीट का मतलब समर्थ होना, योग्य होना। ये 20th सेंचुरी में एक टैलेंट को दिखाया जिसके साथ यह 19th सेंचुरी जो है वह नहीं कंपीट नहीं हो पाया, न सका। एच ग्रैंडविल वार्कर एंड
वेरिन प्रोड्यूस्ड सीजन प्लेज एट द कोर्ट थिएटर। और यह आपको ध्यान रखना है कि यह एच ग्रैनविल बाकर एंड वेरिन इन्होंने सीजन प्लेज कोर्ट थिएटर में उन्होंने नहीं प्रोड्यूस किया, निर्माण किया। विच ब्रॉड जिसने लाया एन इंटरटेनमेंट इनलाइटमेंट एक ध्यान को लाया, नहीं एक प्रकाश को लाया इनटू प्रोडक्शन निर्माण में, एंड अ डिसिप्लिन इनटू एक्टिंग और नहीं डिसिप्लिन इनटू एक्टिंग और अभिनय में एक नहीं अनुशासन को। द 20th century produced a galaxy of distinguished dramatists और 20वीं शताब्दी जो है वह नहीं विशिष्ट नाटककारों का एक समूह बना दिया, नहीं प्रोड्यूस किया। जॉन गैल्सवर्दी बेस्ट हिज प्लेस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, नहीं और जॉन गैल्सवर्दी नहीं अपने नाटकों जो सोशल प्रॉब्लम्स पर था। His success with audience in the theater began with strife and justice और उनकी नाटक स्ट्राइफ और जस्टिस नहीं से ऑडियंस के साथ थिएटर में उनकी सफलता प्राप्त हुई। नहीं उनकी जो 1909 में स्ट्राइफ लिखी गई थी नाटक और जस्टिस 1910 में, इसके साथ ही नहीं ऑडियंस के साथ इन्हें सफलता प्राप्त हुआ। नहीं इन नाटकों से ऑडियंस के बीच सफलता मिला। अनदर ग्रेट ड्रामाटिस्ट दूसरे महान नाटककार हुआ जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। नहीं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की बहुत सारे नाटक नहीं प्रशंसनीय हैं। whose career was the longest in English dramatic history नहीं जिनका कैरियर इंग्लिश नाटकीय इतिहास में सबसे लंबा था। विद विडोवर्स हाउस नहीं विडोवर्स हाउस से शुरुआत किया इन्होंने। T.S. Eliot revived the tradition of verse drama in the 20th century और 20वीं शताब्दी में T.S. Eliot ने नहीं ड्रामा को लिखने का तरीका क्या ट्रेडिशन रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, तो वर्स ड्रामा श्लोक में नाटक को लिखने की परंपरा जीवित किया। His important plays are murder नहीं इन कैथेड्रल और उनकी जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह किनका टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट के जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ठीक है, यह सब टी.एस. इलियट के वर्स ड्रामा है। क्रिस्टोफर फ्राई also achieved success। क्रिस्टोफर फ्राई ने भी नई सफलता पाया विथ वर्स ड्रामा अपने श्लोक वाले ड्रामा से, लाइक लेडीज नॉट फॉर बर्निंग यह इनकी ड्रामा थी और जिनसे क्रिस्टोफर फ्राई भी सफलता को ग्रहण किया। इन प्लेस नाटकों में विच कैप्चर्ड लंदन ऑडियंस नहीं जिसने नाटकों में क्या किया तो लंदन के श्रोताओं को आकर्षित किया। द थिएटर हैज सफर्ड अ लॉट विद द वॉर नहीं और वार से युद्ध से थिएटर जो है वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। नहीं और वार नहीं वह जो वर्ल्ड वार शुरू हो गया था या जो नहीं जो सिविल वार थे उससे। एंड इन 1940 और 1940 में हिटलर contrived to do what even Puritans had failed to achieve by closing the London theatre। और 1940 में हिटलर ने क्या किया तो वे फिर से इसे शुरू करने के लिए कहा। नहीं यहाँ के जब वह पुरिटन्स लोग जो थे वह लंदन थिएटर को क्लोजिंग करने के बाद में वह उसको असफल हो गए थे फिर से नहीं उसको खोलने में, उसे हिटलर ने फिर से कंट्राइव्ड किया। द मेजर थिएट्रिकल एडवेंचर और मुख्य रूप से जो नाटकीय साहसिक कार्य थे ऑफ द पोस्ट वार युद्ध के बाद का वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी ऑफ रॉयल कोर्ट थिएटर। वह क्या था कि नहीं युद्ध होने से जो नाटक जो ड्रामास थे वह ड्रामा में जो नीचे हो गया था, ड्रामा जो समाप्त होने के कगार पर था, अब उसे फिर से हिटलर ने उसे शुरू किया और रॉयल कोर्ट थिएटर में के एक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। टू द रॉयल कोर्ट थिएटर इन 1956 में रॉयल कोर्ट थिएटर को केम जॉन ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर और उसमें लाया गया एक ड्रामा
जो जॉन ऑसबॉर्न का था, लुक बैक इन एंगर विच कॉट द इमेजिनेशन ऑफ ए जनरेशन, जो पीढ़ियों की कल्पनाओं को नहीं आकर्षित किया, कॉट उसको पकड़ा नहीं। सैमुअल बेकेट एंड आयरिशमैन गेव ए फिलोसफिकल डायमेंशन, इन्होंने क्या दिया, एक दार्शनिक विचार दिया, डायमेंशन दिया टू वर्ल्ड ड्रामा, इस संसारिक ड्रामा में, थ्रू हिज वेटिंग फॉर गॉबॉट। ठीक है, यह याद रखना है कि यह सैमुअल बेकेट एक आयरिशमैन थे और इनके जो ड्रामा का नाम था वह था वेटिंग फॉर गॉबॉट। ठीक है, गोडॉट। ही पोर्ट्रेट, उन्होंने चारित्रिक किया द इनकोहेरेंस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस का मतलब असंबद्धता, असंबद्धता, और मीनिंगफुलनेस का मतलब क्या होता है, तो नहीं अर्थ, नहीं वह उसको नहीं सार्थक अर्थ जो है उससे उसको उन्होंने चारित्रिक किया। हर्लोल्ड पिंटर एन एक्टर हिमसेल्फ, हर्लोल्ड पिंटर जो अपने आप में एक अभिनेता थे, was influenced by Beckett, बेकेट से प्रभावित हुए, एंड रोट मेनी प्लेस, बहुत सारे नाटक लिखे। His द होम कमिंग्स प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ ब्रोकन फैमिली टाइज, नहीं, और यह हैरोल्ड के नहीं बहुत पढ़ी गई थी, यह हैरोल्ड पिंटर के नाटक का नाम है होम कमिंग, और यह होम कमिंग क्या है, एक पिक्चर टूटे हुए परिवार को जोड़ने की एक तस्वीर को प्रस्तुत करता है। अर्नोल्ड वेस्कर्स प्लेस, अर्नोल्ड वेस्कर्स के नाटक आर इन्फ्लुएंस बाय सोशलिज्म, वह समाजवाद को के द्वारा प्रभावित किया गया, एंड दे पोर्ट्रे रेस, और उन्होंने जाति को नहीं लिंग को चारित्रिक किया, क्लास समूह को, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन आवर एज, और हमारे नहीं युग में, हमारे काल में यह मानव के संबंधों की समस्याओं को उन्होंने पोर्ट्रे किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा के बारे में हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन ड्रामा में क्या क्या चीज हुआ। देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा इन द यूएसए, और यूएसए में नहीं ड्रामा का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन था। इजन ओ'नील, Arthur Miller and Tennessee Williams have presented the vital aspects of American society in their plays, और ये सब जो ड्रामाटिस्ट थे इन्होंने अपने नाटकों में अमेरिकन सोसाइटीज, अमेरिकन के समाज के पहलुओं, वाइटल एस्पेक्ट्स, महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रेजेंट किया। नहीं ओ'नील्स, अब यहाँ पर आप देखो कि ओ'नील्स नहीं यह है ना यूजिन ओ'नील्स, इनके नाटक का नाम है द हैरी एप एंड क्रिस्टी डिजायर अंडर द एल्म्स एंड द आइसमैन कॉमेट, नहीं, और यह सब नाटक किस तरह का है, तो हैव साइकोलॉजिकल इंसाइट, नहीं, यह साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, और इंसाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की समझ, इनटू मैन्स पर्सनालिटी, मानव के व्यक्तित्व में, यह साइकोलॉजिकल इंसाइट के बारे में है। अर्थर मिलर की नहीं नाटककार हैं अमेरिकन, और इनके अर्थर मिलर के नाटक का नाम है ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ सेल्समैन, नहीं, ऑल्सो प्रूव्स भी नहीं सत्यापित करता है द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर, नहीं, यह पात्रों के आंतरिक जीवन को टेस्ट करता है। Tennessee Williams plays evaluate the impact of American Dream on the identity of his character, और टेनिसन विलियम्स की नाटक जो है वह मूल्यांकन करता है इम्पैक्ट, प्रभाव को, अमेरिकन ड्रीम के, अमेरिकन सपनों के प्रभाव को ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, नहीं, उनके पात्रों के आइडेंटिटी पहचान करके और अमेरिकन ड्रीम के इम्पैक्ट को इवेल्युएट करने का काम करते हैं अपनी नाटक में टेनेसी विलियम्स। अब हम लोग आते हैं जो अफ्रीकन ड्रामा की ओर।
मेनी ड्रामाटिस्ट, बहुत सारे नाटककार फ्रॉम नाइजीरिया, केन्या, घाना, साउथ अफ्रीका, ये सब हैव रिटन प्लेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अपने नाटक लिखे हैं। वोले स्वेंके हु बिलोंग्स टू द एरोबो ट्राइब्स, आपको ध्यान देना होगा कि ये जो ओले स्वेंका वह ओरोबो ट्राइब्स से हैं, ठीक है। हैज एक्सपेरिमेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी क्या किया है, अंग्रेजी भाषा में अपने प्रयोग किए हैं। एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स इन हिज प्लेस, और अपने नाटकों में ड्रामेटिक टेक्निक्स को दिया है। ही रिसेंट का मतलब क्या होता है, नहीं रिसेंट नाराज हो जाना, ठीक है। वे नाराज होते हैं किस चीज से, तो मॉडर्न सिविल वायलेंस, आधुनिक कामन हिंसा, एंड बिलीव्स इन सेंस ऑफ जस्टिस, और विश्वास करते हैं न्याय के अर्थ में, न्याय के भाव में, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, और आदमी लोगों की इस विश्वव्यापी भाईचारे को, मतलब वे वायलेंस को नहीं ना, वायलेंस को छोड़ना चाहते हैं, वायलेंस से वे क्रोधित हैं, लेकिन जस्टिस का जो भाव है उस पर विश्वास करते हैं। ये चाहते हैं कि हर एक में नहीं ब्रदरहुड हो। इज अ डंस ऑफ फॉरेस्ट, और नहीं यह अ डंस ऑफ फॉरेस्ट अभी पढ़े हो, किनकी रचना हो गई, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ओ नहीं ओले स्वयं की, तो यह आप ध्यान रखोगे, इनकी रचना है। हिज का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूं इनका नाम, ओले सिंका, ठीक है। तो वेले सिंका की रचना है डांस ऑफ फॉरेस्ट एंड द लाइन ऑफ स्वेल, ठीक है। हैव बीन वेरी सक्सेसफुल ऑन द स्टेज, स्टेज पर बहुत सफल रहा। अब हम लोग आते हैं इंडियन ड्रामा की ओर, नहीं इंडियन ड्रामा, और इंडिया के भी नाटककार ने नहीं अंग्रेजी ड्रामा में बहुत ही ज्यादा काम किया है। चलिए देखते हैं कि इंडियन ड्रामा में क्या कह रहा है। In India, there has been a long tradition of writing. नहीं इंडियन ड्रामा में क्या था, तो इंग्लिश ड्रामा में राइटिंग प्लेज, नाटक लिखने के बहुत लंबे, बहुत दिनों से परंपरा रहा है। आसिफ करमबॉय हैज रिटन मेनी प्लेज, नहीं बहुत सारे नाटक लिखे हैं आसिफ करमबॉय, एंड हैज ओन एक्लेम, और प्रशंसा प्राप्त किया है बाय हिज टूरिस्ट मक्का, नहीं किससे, तो अपनी नहीं नाटक टूरिस्ट मक्का से असीम करमबॉय ने नहीं प्रशंसा प्राप्त किया है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ हिज बंगाली प्लेज, नहीं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बहुत सारी बंगाली नाटकों को अनुवाद किया है इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ, स्वयं अंग्रेजी में। ही चित्रा एंड रेड ओलियंडर, अब इनकी किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है चित्रा और रेड ओलियंडर, ठीक है। हैव बीन पॉपुलर विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ क्या रहा, यह बहुत ही लोकप्रिय रहा है। सिमिलरली इसी तरह से गिरीश कर्नाड द ग्रेट कन्नड़ एक्टर, नहीं और गिरीश कर्नाड जो क्या है, जो ये गिरीश कर्नाड कन्नड़ एक्टर, ग्रेट कन्नड़ एक्टर मीन्स कर्नाटक, नहीं तो वहां कर्नाटक के एक एक्टर हैं थे, डायरेक्ट एंड प्ले राइट हैं, और उन्होंने निर्देशक है, नाटककार है। हैज ट्रांसलेटेड हिज प्लेज इनटू इंग्लिश, नहीं अपने नाटकों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हिज हाय वदन, ठीक है, यहाँ पर गिरीश कर्नाड की रचना है हाय वदन, तो उनकी रचना जो है हाय वदन एंड तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा तुगलक, तो यह दो रचना है। हैव also been successful all over India, पूरे भारत में यह सफल रहा है on the stage, मंच पर, on in their English version, नहीं इंग्लिश वर्जन में। तो यहां तक हम लोग पढ़े हैं, जो आपको एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि वर्ड ड्रामा जो है वह ग्रीक वर्ड से बना हुआ है।
ड्रामा के ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स, गेस्टर्स, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक, सोलोलिक्यो। ठीक है, ड्रामा को रिप्रेजेंटेशनल आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में एक्सपोजिशन होता है, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनोमेंट, कैटास्ट्रॉफी, कंक्लूजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रामा विभिन्न प्रकार के होते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, मैस्को, ओन एक्ट प्ले। अब स्टोरी ऑफ ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ है कि नॉर्मल लोग आए थे और नॉर्मल लोग के कंक्वेस्ट करने के बाद में रिलीजियस प्लेस का उदय हुआ था, और रिलीजियस प्लेस के रूप में मिरेकल प्लेस या मिस्ट्रीज कहा जाता है। यह शिक्षाप्रद था, और जो इंग्लैंड में अर्लीस्ट मिरेकल था वह था लूडोस डी सैंक्टा कैथोरियन, जो 1110 में लिखी गई थी। ठीक है, 1300 तक यह मिरेकल प्लेस जो है वह इक्लेस्टियल हैंड्स मींस चर्च के हाथों में चला गया था। ठीक है, इसके बाद में आया है मोरलिटी प्लेस। मोरलिटी प्लेस में मुख्य रूप से कैरेक्टर्स को ब्यूटी, स्ट्रेंथ, ग्लटनी एंड पीस को नहीं पर्सनिफाइड किया जाता था, और हेनरी 6 1422 से 1471 तक थे। इससे पहले ही मोरलिटी प्लेस शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में यह मोरलिटी प्लेस में एक और चीज जुड़ा, इंटरल्यूड जो है वह 16वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी के मध्य में फ्लोरिश हुआ है, और इसके मुख्य जो राइटर थे वे जॉन हेवुड थे। नहीं, ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग आया है जिसमें जैसे जैसे बढ़ता गया तो प्ले राइटिंग, तो उससे क्या हुआ कि नए जो ड्रामाटिस्ट होते थे, प्ले राइटर्स होते थे, तो उन्हें एक तरह का ट्रेनिंग प्राप्त होने लगा था, और रिनेसेंस पीरियड इसी में चल रहा था। तो रिनेसेंस के दौर में अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा बढ़ा था, ड्रामा का उदय हुआ था बहुत ज्यादा। तो रिनेसेंस में मुख्य रूप से क्लासिक्स मीन्स रोमन और जो ग्रीक साहित्य का अध्ययन था उसे नहीं फ्लोरिश किया गया। फर्स्ट रियल कॉमेडी जो है वह रॉस्टर के रूप में निकोलस उडाल 1550 में नहीं प्रकाशित की गई थी, और इंग्लिश ट्रेजेडी में एक गोरबोडक, ठीक है, यह भी थॉमस सैकविल और थॉमस नॉटन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद में आए यूनिवर्सिटी बिट्स जो है इसमें मुख्य रूप से जॉन लिली, थॉमस केर, जॉर्ज फील, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो थे। यह सब को विलियम शेक्सपियर के प्रीडेसेसर के रूप में माना जाता है, और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वह विलियम शेक्सपियर उनसे ज्यादा प्रभावित थे क्रिस्टोफर मार्लो से, और उनके साथ नहीं थिएटर में वर्क भी किया था। उसके बाद में यह जो शेक्सपियर की रचना है 6 पर 1564 में इनका जन्म हुआ, 1616 में मरे हैं, और ये एलिजाबेथन एज के सबसे बेहतर प्ले राइट, एक्टर, शेयर होल्डर भी कहा जाता है। ये खुद अपना नाटक स्टेज हॉल भी इन्होंने बनाया था, और उसमें एक्टिंग भी करते थे, लिखते भी थे। ठीक है, और इनकी जो नाटक थे वे अर्ली कॉमेडीज पर थे, इंग्लिश स्टेज के थे, मैच्योर कॉमेडी थे, रोमन प्लेस था। नहीं, इसमें शेक्सपियर के कुछ ट्रेजेडी है, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश ड्रामा जो है वह एलिजाबेथन एज में शुरू हुआ है, और 1603 एलिजाबेथन के डेथ तक रहा। उसके बाद में क्वीन एलिजाबेथन के बाद इनके सक्सेसर जेम्स वन आए 1603 से 1625 में, और उस समय शेक्सपियर थे, और उस समय नहीं जैकोबियन ड्रामा का उदय हुआ है। जैकोबियन ड्रामा में मुख्य रूप से बेन जॉनसन भी थे। ठीक है, और शेक्सपियर के कंटेम्पररी माने जाते हैं, और इसमें जॉर्ज चैपमैन, थॉमस रेकर, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेस्टर इत्यादि थे। ठीक है, तो ये आप देखिएगा यहाँ। उसके बाद में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उदय हुआ है। ठीक है, और 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था इंग्लैंड में, और जिसमें ड्रामाटिस्ट के जो एक्सप्रेशन थे उसके फ्रीडम को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे जो ड्रामाटिस्ट थे वे थिएटर से बाहर चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह इंग्लैंड से रिलेटेड यहाँ दिया हुआ है। अब अमेरिका में आते हैं, तो अमेरिका में भी बहुत सारे ड्रामाटिस्ट आए, जैसे यूजिन ओ'नील, आर्थर मिलर, टेनेसी विलियम्स, इस सब को बताया है। ठीक है, तो अफ्रीकन में भी और इंडियन में भी आप देख रहे हैं कि इंडियन ड्रामा में असीम करम्बाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, इन सब को नहीं विशेष रूप से बहुत ही
प्रसिद्ध नाटककार है और इनके बहुत सारे नाटक हैं जिनके लिए इन्हें हम लोग प्रशंसा करते हैं। तो आज का जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा चैप्टर है वह समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं, और साथ में जहां जहां बुक का नाम है और जो ड्रामाटिस्ट के नाम है उसे भी आप एक पेज पर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पकड़ा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।